नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 9 की विज्ञान की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है बल और गति। इस अध्याय में हम बल व गति का अध्ययन करेंगे। बल एवं गति के अध्ययन से पूर्व विभिन्न भौतिक राशियों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं की जानकारी करेंगे। सामान्यतः किसी भी भौतिक राशि को उसके मात्रक एवं आंकिक मान द्वारा व्यक्त करते हैं। कुछ भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशि के आंकिक मान के साथ साथ दिशा की जानकारी भी आवश्यक है। सामान्यतः भौतिक राशियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहली हैं अदिश राशियां और दूसरी हैं सदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। पहली है अदिश एवं सदिश राशियां। अदिश राशियां जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। इन राशियों में दिशा का बोध नहीं होता है। द्रव्यमान, समय, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है तो इसको व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी है सदिश राशियां। कई भौतिक राशियां इस प्रकार की होती हैं कि केवल परिमाण से हमें उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसे हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है चित्र 9.1 अ तथा ब में एक छात्र द्वारा तय की गई दूरियों को दिखाया गया है। दूरी AB = 4 मीटर, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, तथा दूरी BC = 3 मीटर है। इन दोनों यात्राओं में छात्र द्वारा तय की गई दूरियां 7 मीटर है, जबकि प्रारंभिक स्थिति A से अंतिम स्थिति B के मध्य विस्थापन अलग अलग है। यहाँ A व B की दूरी 4 मीटर है तथा B व C की दूरी 3 मीटर है। A को C से मिला देंगे तो थीटा डिग्री का कोण बनता है। प्रथम स्थिति में विस्थापन 7 मीटर है, जिसकी दिशा AB के अनुदिश है। दूसरी स्थिति में विस्थापन AC = 5 मीटर है, इसकी दिशा AB से थीटा डिग्री पर है। दूसरा उदाहरण M द्रव्यमान की एक वस्तु पर चित्र 9.2 में बताए अनुसार दो समान बल F कार्य कर रहे हैं। यहाँ तीर के निशान बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इधर बल लग रहा है और इधर बल लग रहा है A में, और इसमें दोनों एक ही तरफ से बल लग रहे हैं। चित्र 9.2 अ में देखकर हम कह सकते हैं कि बल लगाने पर वस्तु स्थिर रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ से बल लग रहा है। जबकि चित्र 9.2 ब की अवस्था में बल लगाने पर वस्तु गति करेगी, क्योंकि एक ही तरफ से बल लगाया जा रहा है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि इस प्रकार की भौतिक राशियों जैसे बल, विस्थापन आदि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस प्रकार की राशियों को सदिश राशियां कहते हैं।
वे भौतिक राशियाँ जिनकी पूर्ण जानकारी के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा के निर्देश भी आवश्यक हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश प्रदर्शन। सदिश को तीरनुमा रेखा से दर्शाते हैं। इस तीरनुमा रेखाखंड की लंबाई परिमाण के समानुपातिक रहती है तथा तीर का निशान सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, यदि हमको पूर्व दिशा में 30 मीटर पर सेकंड के वेग को सदिश द्वारा व्यक्त करना है तो हम सुविधाजनक स्केल जैसे 10 मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर लेकर उचित लंबाई के एक रेखाखंड पर चित्र 9.3 में दर्शाए अनुसार तीर जिसकी दिशा पूर्व की ओर हो बनाएंगे। इस प्रकार सदिश QP उपर्युक्त वेग को परिमाण एवं दिशा में व्यक्त करेगा। बिंदु Q को इस सदिश का मूल बिंदु यानी कि पुच्छ एवं बिंदु P को शीर्ष कहते हैं। Q से P तक के सदिश रेखाखंड को हम QP वेक्टर द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ तीर का चिन्ह Q से P की ओर सदिश की दिशा में होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर Q से P की ओर जा रहा है यानी कि पूर्व की ओर जा रहा है। ये पुच्छ हो गया, ये शीर्ष है। सदिश संकेतन। किसी भी सदिश को लिखने के निम्न तरीके हो सकते हैं। पहला है, पुच्छ का अक्षर पहले तथा शीर्ष का अक्षर बाद में लिखकर इसके ऊपर तीर लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए उपर्युक्त सदिश को QP वेक्टर लिखेंगे। दूसरा है सदिश को गहरे अक्षरों द्वारा अथवा अक्षर के ऊपर एक क्षैतिज तीर लगाकर भी संकेतित किया जाता है। उदाहरणार्थ, सदिश QP वेक्टर को A या फिर A वेक्टर से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। A वेक्टर इज इक्वल टू QP वेक्टर। पुस्तकों में उक्त दोनों तरीकों का प्रयोग किया जाता है, परंतु हाथ से लिखने पर अक्षर के ऊपर तीर लगा देना सुविधाजनक रहता है। सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए संकेत मोड A वेक्टर अथवा सामान्य अक्षर A का उपयोग करते हैं। सदिश के परिमाण को सदिश का मापांक भी कहते हैं। सदिश A वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू मोड A वेक्टर या फिर A। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। किसी सदिश A वेक्टर का एकांक सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण इकाई एवं दिशा सदिश A वेक्टर की दिशा है। सदिश A वेक्टर के इकाई सदिश को A कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नोट: A कैप को A कैप से उच्चारण करते हैं। इसे हम निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। A वेक्टर इज इक्वल टू मोड A वेक्टर A कैप। अब A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मोड A वेक्टर, अर्थात सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। अतएव किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर उसकी दिशा में एकांक सदिश प्राप्त होता है। गति मोशन। सामान्य जीवन में हम कुछ वस्तुओं को स्थिर तो कुछ को गतिशील पाते हैं। हमारे आसपास के मकान, पेड़ पौधे आदि हमारे लिए विराम में होते हैं। वहीं सड़क पर चलने वाली कार, चलता या दौड़ता बालक, बहता हुआ पानी, उड़ता पक्षी
आदि हमें गति का एहसास करवाते हैं। कई बार हमें वस्तुओं की गति की अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाती है, परंतु अप्रत्यक्ष प्रमाणों से हमें उनकी गति का आभास होता है। उदाहरण के लिए वायु की गति का आभास हमें पेड़ की पत्तियों एवं टहनियों के हिलने से होता है। किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति का समय के साथ निरंतर बदलना गति कहलाता है। इसी प्रकार समय के साथ स्थिति का नहीं बदलना वस्तु की विराम अवस्था को व्यक्त करता है। एक ही वस्तु किसी व्यक्ति को गति करती हुई एवं दूसरे व्यक्ति को विराम अवस्था में प्रतीत हो सकती है। उदाहरण के लिए चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे हुए यात्रियों को पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति देखते हैं तो रेलगाड़ी और उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गति करते महसूस होते हैं। वहीं चलती रेलगाड़ी में बैठे प्रत्येक यात्री को लगता है कि उसके साथी गति में नहीं है, क्योंकि उनके मध्य की परस्पर दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इन प्रेक्षणों से स्पष्ट है कि स्थिति का बदलना किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष ही हो सकता है। अतः गति या स्थिर अवस्था सदैव ही किसी निर्देश बिंदु, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, के सापेक्ष मापी जाती है। निर्देश बिंदु किसी वस्तु की स्थिति की संपूर्ण जानकारी के लिए उस वस्तु की मूल बिंदु अर्थात निर्देश बिंदु से दूरी तथा वस्तु और मूल बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्वारा निर्देश अक्ष के साथ बना कोण, जो वस्तु की दिशा कहलाता है, की जानकारी आवश्यक है। चित्र दिखाओ मुझे। चित्र 9.4 में वस्तु A मूल बिंदु O से 100 मीटर पर स्थित है। OA रेखा OX अक्ष से 45 डिग्री कोण पर है तथा OX पूर्व दिशा में है। यहाँ रेखा OA पूर्व से उत्तर की ओर और 45 डिग्री का कोण बनाती है। अतः वस्तु A मूल बिंदु से 100 मीटर दूर है तथा पूर्व से उत्तर की ओर 45 डिग्री के कोण पर है। इसी प्रकार वस्तु B मूल बिंदु से 50 मीटर पूर्व की ओर स्थित है। वस्तु C मूल बिंदु O से 50 मीटर पश्चिम की ओर स्थित है। अतः व्यापक रूप से गति को निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ अनवरत परिवर्तन को वस्तु की गति कहते हैं। वस्तु की गति कई प्रकार की हो सकती है। कुछ मुख्य गतियाँ निम्न हैं। पहली है सरल रेखीय गति। यदि वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी लंबे पाइप में गेंद की गति। अब दूसरी है वृत्ताकार गति। जब कोई कण अथवा वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील होता है तो इसे वृत्ताकार अथवा वर्तुल गति कहते हैं। उदाहरण के लिए एक हल्की रस्सी से बंधे पत्थर को क्षैतिज दिशा में घुमाने पर पत्थर की गति। तीसरी है दोलनी गति। किसी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द नियत समय अंतराल में दोहराई जाने वाली गति को दोलनी गति कहते हैं।
उदाहरण के लिए पेंडुलम वाली घड़ी में पेंडुलम की गति। पिंड अथवा कण। प्राय हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते समय उन्हें पिंड अथवा कण मान लेते हैं। यदि वस्तु गति करते समय टुकड़ों में नहीं टूटे तो वह प्रभावी रूप से एक इकाई की तरह देखी जा सकती है, जिसे पिंड नाम दिया जाता है। पिंड का सारा द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित माना जाता है, जिसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जब वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य होता है तो उसे कण मानते हैं। जैसे किसी मैदान में गेंद द्वारा पार की गई दूरी की तुलना में गेंद के आकार को कण मानते हैं। दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चित्र 9.1 अ एवं ब में AB व BC दूरियां क्रमशः 3.0 मीटर और 4.0 मीटर हैं, परंतु AC दूरियां अलग अलग हैं। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। वहीं प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने में तय की गई कुल दूरी अदिश राशि है। विस्थापन में हम उस दिशा को भी निर्दिष्ट करते हैं जिस दिशा में दूरी को मापना है। दूरी एवं विस्थापन दोनों लंबाई की माप से संबंधित हैं, अतः इनको लंबाई के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। दोनों का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक SI मात्रक मीटर है। यदि विस्थापन की माप को उसकी दिशा को छोड़कर व्यक्त करें तो इसे विस्थापन का परिमाण कहा जाता है। चित्र 9.अ में तय की गई दूरी एवं विस्थापन का परिमाण बराबर है, जो 7 मीटर है। चित्र 9.1 ब में दूरी AB प्लस BC = 7.0 मीटर है, जबकि विस्थापन AC = 5 मीटर AB से थीटा डिग्री के कोण पर है। चाल, स्पीड। गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। प्राय वस्तु असमान गति में होती है, अतः ऐसी स्थिति में हम वस्तु की गति को औसत चाल से व्यक्त करते हैं। किसी भी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी में उसे समय अंतराल का भाग देते हैं। चाल = वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अपॉन दूरी तय करने में लगा समय। VAV = D/T। यहाँ T समय में वस्तु D दूरी तय कर रही है। चाल अदिश राशि है। इसका SI पद्धति में मात्रक मीटर पर सेकंड है। यात्रा हेतु प्रयुक्त वाहनों की चाल को प्राय किलोमीटर पर घंटा (km/h) में व्यक्त करते हैं। उदाहरण 9.1। एक छात्र अपने वाहन से 100 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करता है। छात्र के वाहन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हल। चाल = दूरी बट्टे समय। यहाँ पर दूरी 100 किलोमीटर है तथा समय 2 घंटे है, इसलिए आंसर होगा 50 किलोमीटर। वेग, वेलोसिटी। किसी वस्तु की चाल के साथ साथ
यह जानना भी आवश्यक है कि वस्तु किस दिशा में गतिमान है। किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। वेग सदिश राशि है। किसी वस्तु का वेग ज्ञात करने के लिए वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन में इसमें लगे समय का भाग देते हैं। यदि विस्थापन को s से, समय को t से तथा वेग को v से प्रकट करें तो वेग इज इक्वल टू दूरी निश्चित दिशा में अपॉन समय। दूरी निश्चित दिशा में विस्थापन कहलाता है बट्टे समय। v वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर अपॉन t। समय t सदैव धनात्मक होता है, अतः वेग v वेक्टर की दिशा वही होती है जो विस्थापन s वेक्टर की दिशा है। यदि एक विमीय गति में मूल बिंदु से दाहिनी ओर की ओर दूरी को धनात्मक तथा बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक मान लें तो विस्थापन के धनात्मक होने से वेग भी धनात्मक होगा। तथा विस्थापन के ऋणात्मक होने से वेग भी ऋणात्मक होगा। वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। समान वेग से कोई वस्तु t समय में निश्चित दिशा में s दूरी तय करती है तो वस्तु का वेग v वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर अपॉन t, या फिर s वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर इंटू t। केवल मापांक लेने पर वेक्टर हट जाएगा, s इज इक्वल टू v इंटू t। उदाहरण 9.2। एक बस पूर्व दिशा में गतिमान है। यह 4 घंटे में 200 किलोमीटर चलती है। बस का वेग ज्ञात कीजिए। हल। वेग इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय होता है। यहाँ दूरी 200 किलोमीटर है पूर्व दिशा में, समय 4 घंटे है, तो विस्थापन अपॉन समय करेंगे 200 किलोमीटर अपॉन 4 घंटे इज इक्वल टू 50 किमी पर आवर पूर्व दिशा में। अतः बस का वेग 50 किमी पर आवर है पूर्व दिशा की ओर। चाल एवं वेग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल किसी भी वस्तु की गति के परिमाण का बोध कराती है। उदाहरणार्थ, यदि 2 स्कूटर 40 किमी पर आवर की रफ्तार से भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं तो भी उनकी चाल समान होगी, परंतु वेग भिन्न भिन्न होगा। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, हम एक कार में यात्रा कर रहे हैं तथा हमारे हाथ पर एक घड़ी बंधी है। जिसमें हम समय को सेकंड तक की शुद्धता तक माप सकते हैं। सड़क पर लगे किलोमीटर पत्थरों में से किसी एक को मूल बिंदु मानकर हम प्रत्येक आने वाले किलोमीटर पत्थर के क्षण को अपनी घड़ी से मापते हैं। माना हमारे प्रेक्षण निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। किलोमीटर पत्थर की संख्या की दूरी, समय सेकंड में। मूल किलोमीटर पत्थर, 1 किलोमीटर पत्थर 100 सेकंड को दर्शाता है। 2 किलोमीटर पत्थर 200 सेकंड में आता है। 3 किलोमीटर पत्थर 300 सेकंड में।
4 किलोमीटर पत्थर 400 सेकंड में आता है, 5 किलोमीटर पत्थर 500 सेकंड में। इन प्रेक्षणों की सहायता से कार द्वारा तय की गई दूरी और समय में ग्राफ खींचने पर ग्राफ चित्र 9.5 में दर्शाए अनुसार एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह सीधी रेखा एक समान गति को प्रदर्शित करती है। दूरी समय आलेख का ढाल वस्तु की चाल को व्यक्त करता है। यह किसी यात्रा का समय स्थिति वक्र हमको उस यात्रा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। वक्र का ढाल हमको चाल के कम या अधिक होने का आभास कराता है। चित्र 9.6 में एक अन्य कार की यात्रा वक्र को दर्शाया गया है। वक्र से स्पष्ट है कि आरंभ से t1 समय तक कार एक समान चाल से चलकर दूरी x के स्थान पर पहुंचती है। t1 से t2 समय तक कार उसी स्थिति x पर स्थिर रहती है, अर्थात इस समय अंतराल में कार रुकी हुई है। यहाँ रेखा AB का ढाल 0 है, अतः चाल 0 है। अंत में t2 से t3 समय में कार दूरी x से लौटकर पुनः अपनी उसी स्थान पर आ जाती है जहाँ से वह प्रारंभ में चली थी। यात्रा के इस भाग में चाल एक समान रहती है, परंतु वक्र BC का ढाल OA से अधिक है, जिसका अर्थ यह है कि लौटते समय कार की चाल जाते समय की चाल से अधिक है। असमान गति तथा त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सेलरेशन। हम जानते हैं कि किसी गतिशील कार, स्कूटर, साइकिल का वेग यात्रा के समय समान नहीं रहता है। प्राय वाहन असमान वेग से चलते हैं। रेलगाड़ी से यात्रा करने का हम सभी को अनुभव है। दो रेलवे स्टेशनों के मध्य रेलगाड़ी का वेग समान नहीं रहता है। रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होने पर रेलगाड़ी का वेग 0 से बढ़ता है और दूसरे स्टेशन पहुंचने पर इसका वेग घटते हुए 0 हो जाता है। प्रति 1 सेकंड में वेग के परिवर्तन को त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे प्राय a प्रतीक से व्यक्त करते हैं। अतः किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण होगा त्वरण = वेग में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। a वेक्टर = v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन t। एक समान त्वरण की गति में किसी क्षण त्वरण व औसत त्वरण का मान समान होता है। वेग में वृद्धि की अवस्था त्वरण धनात्मक तथा वेग में कमी की अवस्था में त्वरण ऋणात्मक होता है। सरल रेखीय गति में त्वरण की दिशा या तो वेग की दिशा में होगी या उसके विपरीत दिशा में होगी। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। उपरोक्त समीकरण 9.3 से स्पष्ट है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो उस वस्तु का त्वरण 0 होता है, अर्थात
v इज इक्वल टू यू, तो a इज इक्वल टू 0। मात्रक, त्वरण का मात्रक वेग के मात्रक में समय के मात्रक का भाग देकर प्राप्त करते हैं। त्वरण का मात्रक वेग का मात्रक अपॉन समय का मात्रक। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गति का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। गति का अध्ययन करने के लिए रेखा ग्राफ का उपयोग करते हैं। रेखा ग्राफ का उपयोग दो भौतिक राशियों की परस्पर निर्भरता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए गति में वस्तु के वेग, त्वरण, दूरी आदि किसी भी भौतिक राशि की समय पर निर्भरता प्रदर्शित करने के लिए रेखा ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहला, वस्तु समान वेग से गतिशील है। एक समान वेग v से गति करने वाली वस्तु जैसे साइकिल, स्कूटर, रेलगाड़ी, बस आदि का वेग समय ग्राफ चित्र 9.7 में बताया गया है। चूंकि समय के साथ वेग नियत बना रहता है, अतः ग्राफ में वक्र x अक्ष के समांतर सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। नियत वेग v से चलने वाली वस्तु t समय में s दूरी तय करती है, तो कण द्वारा तय की गई दूरी सूत्र 9.2 से प्राप्त होती है। s इज इक्वल टू v इंटू टी। चित्र 9.7 में OX अक्ष पर OC समय t को तथा OA अक्ष पर दूरी CA वेग v को प्रदर्शित कर रहा है। अतः आयत OABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू v इंटू टी। अर्थात वेग समय ग्राफ पर t समय में तय की गई दूरी का मान क्षेत्रफल ABCD कण द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। अतः वेग समय ग्राफ में वक्र तथा OX अक्ष के बीच का क्षेत्रफल समय t में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। दूसरा है, वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है। एक समान त्वरण से गति कर रही वस्तु का वेग समय ग्राफ को चित्र 9.8 में बताया गया है। इस वेग समय ग्राफ से एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के गति समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इस ग्राफ में प्रारंभ में वस्तु का वेग u है, जो t समय पर बढ़कर v हो जाता है। यदि वस्तु समान वेग u से चल रही होती है, तो इसके द्वारा t समय में तय की गई दूरी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र AOCD के क्षेत्रफल के बराबर होती है। यहाँ वस्तु त्वरित गति से गतिशील होने के कारण
वेग बदल रहा है। इसके द्वारा t समय अंतराल में तय की गई दूरी s ग्राफ AOCDB के क्षेत्रफल के बराबर होगी। आकृति AOCDB समलंब चतुर्भुज है, अर्थात S दूरी इज इक्वल टू AOCDB का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आयत AOCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, इसलिए AO इंटू OC प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, इसलिए 1/2 इंटू AD इंटू BD। यहाँ OC तथा AD समांतर हैं जो U के बराबर हैं, तथा BD इज इक्वल टू BC माइनस CD इज इक्वल टू V माइनस U। यहाँ पर BC V है तथा CD U है, अतः दूरी S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 T V माइनस U। यदि वस्तु का एक समान त्वरण A है तो त्वरण A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। V माइनस U इज इक्वल टू AT। V इज इक्वल टू U प्लस AT पक्षांतरण करने पर। समीकरण 9.5 से V माइनस U का मान समीकरण 9.4 में रखने पर तो S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। समीकरण 9.6 एक समान त्वरण से गति करती हुई वस्तु द्वारा दिए गए समय t में तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए संबंध को बताता है। समीकरण 9.5 से t इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A को समीकरण 9.6 में रखने पर S इज इक्वल टू U V माइनस U अपॉन A प्लस 1/2 A V माइनस U अपॉन A का होल स्क्वायर। इसको सरल करने पर S इज इक्वल टू UV माइनस U स्क्वायर अपॉन A प्लस V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2UV अपॉन 2A, या 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2A S। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। समीकरण 9.5, 9.6 एवं 9.7 को एक समान त्वरण गति के गति समीकरण कहते हैं। अब तीसरा है असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय के ग्राफों को चित्र 9.8 अ एवं ब में दिखाया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। चित्र ब। चित्र 9.9 अ में t1 समय में वेग 0 से बढ़कर v1 हो जाता है। A से B तक वस्तु धनात्मक त्वरण से गतिशील है, जबकि B से C तक वस्तु में ऋणात्मक त्वरण है। चित्र 9.9 ब में वस्तु प्रथम 2 सेकंड तक धनात्मक त्वरण से गतिशील है। 2 से 6 सेकंड के मध्य तक वस्तु का वेग स्थिर है, अर्थात त्वरण 0 है। 6 से 8 सेकंड के मध्य त्वरण ऋणात्मक है एवं 8 सेकंड के पश्चात वेग 0 हो जाता है।
उदाहरण 9.4 विराम अवस्था से चलकर कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। रेलगाड़ी का त्वरण एक समान है तो पहला, रेलगाड़ी का त्वरण, दूसरा, रेलगाड़ी द्वारा इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसका हल निम्नानुसार है। दिया है u इज इक्वल टू 0 यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है और v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर अपॉन आवर। यहाँ हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तथा आर को सेकंड में चेंज करेंगे। 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं तथा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 72 इंटू 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल टू, इसको हल करने पर 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा तथा टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। रेलगाड़ी का त्वरण a है तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v 20 है, u प्रारंभिक वेग 0 है तथा टाइम t 600 सेकेंड है। इसे हल करने पर 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। दूरी ज्ञात करने के लिए हम सूत्र v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का उपयोग करते हैं। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम v, u और a का मान रख देंगे। v का मान है 20, u का मान है 0 तथा a का मान है 1/30। इसे हल करेंगे। ये 30 ऊपर आ जाएगा। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसे हल करने पर 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। उदाहरण 9.5 एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड है। यह वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। 5 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग तथा इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड है प्रारंभिक वेग, t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स है तथा त्वरण a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v इज इक्वल टू यू का मान रख देंगे और a और t का, तो v इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी का सूत्र होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे u का मान है 4। बल, फोर्स। पिछले अनुच्छेद में हमने वस्तु की गति के बारे में अध्ययन किया। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि वस्तुओं को विराम अवस्था से गतिशील करने अथवा गतिशील से विराम अवस्था में लाने के लिए कुछ प्रयास करने होते हैं। जैसे कमरे में रखी मेज को विराम से गति में लाने के लिए हमें उसे धक्का लगाना पड़ता है, या चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाना। इस प्रकार वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास करने वाली भौतिक राशि ही बल है। यह आवश्यक नहीं है कि बल लगाने पर वस्तु की गति की अवस्था में बदलाव हो।
जैसे दीवार पर हाथ से बल लगाने पर दीवार विराम अवस्था में ही रहती है। बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की गत्यात्मक अवस्था, गत्यावस्था अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है। किसी वस्तु पर लग रहे बल के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको निम्नलिखित 3 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला है बल का न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वस्तुओं की गति को नियंत्रित करने वाले नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने स्थापित किए थे। इन नियमों से हमें बल की यथार्थ परिभाषा मिलती है। इनसे आरोपित बल एवं वस्तु की गति की अवस्था के बीच मात्रात्मक संबंध प्राप्त होता है। इस संबंध में वैज्ञानिक गैलीलियो ने 17वीं शताब्दी में कुछ प्रयोग किए थे, जिससे बाद में न्यूटन के नियमों की आधारशिला बनी। गैलीलियो ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि यदि कोई वस्तु सरल रेखीय गति में है तो वह उस सरल रेखा में तथा उसी वेग से निरंतर गति में बनी रहेगी, बशर्ते उस पर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। यह अंतिम शर्त अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। उदाहरणार्थ, जब हम किसी गेंद को फर्श पर लुढ़काते हैं तो वह कुछ दूर जाकर रुक जाती है। पृथ्वी के ऊपर की ओर फेंके गए पिंड का वेग जैसे जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता जाता है, वैसे वैसे कम होता जाता है तथा अंत में शून्य हो जाता है, तो पिंड पुनः पृथ्वी पर ही गिर पड़ता है। इन उदाहरणों में गति करने वाले पिंड पर कुछ बाह्य बल कार्य करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप इनकी गतियों में परिवर्तन आ जाता है। पहले उदाहरण में गेंद तथा फर्श के बीच कार्य करने वाला घर्षण बल गेंद की गति में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे गति मंद होकर समाप्त हो जाती है। दूसरे उदाहरण में पृथ्वी का गुरुत्वीय बल गति में बाधा डालता है। यदि पिंड पर किसी प्रकार हम इन अवरोधक बलों को हटा सकें तो पिंड एक बार गति में आने के पश्चात सदैव उसी वेग से चलता रहेगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में बनी रहती है, या कोई वस्तु किसी निश्चित वेग से एक दिशा में गति कर रही है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गति करती ही रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। किसी भी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन का वस्तु द्वारा विरोध किया जाता है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। वस्तु गति की जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अतएव वस्तु की स्थिर अवस्था को परिवर्तित करनी हो या गतिमान वस्तु की गति की दिशा बदलनी हो, दोनों ही परिस्थितियों में बल लगाना पड़ता है। इसी कारण न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के इस नियम को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है।
स्थिर अवस्था के जड़त्व के नियमों के उदाहरण। इस नियम के अनेक उदाहरण हमें दैनिक जीवन में मिलते हैं। उनमें कुछ का वर्णन हम यहाँ करेंगे। जड़त्व के इस उदाहरण के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे। गतिविधि 9.1। कांच का एक खाली गिलास लीजिए। उसके खुले मुंह पर एक मोटा चिकना गत्ते का टुकड़ा रखकर उस पर एक 5 रुपया का सिक्का रख दीजिए। अब चित्र 9.10 के अनुसार कार्ड को अपनी उंगलियों से तेजी से धक्का दीजिए। आप देखेंगे कि गत्ता तो आगे खिसक जाता है, किंतु सिक्का गिलास में गिर जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। सिक्का गत्ते के साथ ही क्यों नहीं चला जाता? इसलिए कि सिक्के का जड़त्व उसे विराम अवस्था में ही रखता है, जबकि गत्ता उस पर झटके से लगाए बल के कारण गति में आ जाता है। गतिविधि 9.2। एक ही प्रकार के कुछ सिक्कों जैसे 1 रुपये के सिक्कों को एक के ऊपर एक रखकर 8 से 10 सिक्कों की एक ढेरी बनाइए। एक अन्य सिक्के को अपनी उंगलियों से तीव्रता से झटका देकर ढेरी के सबसे नीचे वाले सिक्के पर टकराइए। जब सिक्का ढेरी से बाहर निकलता है, सिक्कों की ढेरी से केवल नीचे वाला सिक्का ही बाहर निकलता है। जब कोई अन्य सिक्का उस पर तीव्र गति से टकराता है और शेष ढेरी उसी प्रकार बनी रहती है, क्योंकि शेष सिक्कों का जड़त्व उन्हें गति में आने से रोक सकता है। दैनिक जीवन में जड़त्व पर आधारित कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं। पहली, स्थिर कार या बस को अचानक तेज चला देने पर उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर धक्का अनुभव होने के कारण यात्री का स्थिर अवस्था जड़त्व है। दूसरा, कंबल या गर्द लगे दरियों को लटकाकर जब डंडे से प्रहार किया जाता है तो धूल के कण पृथक हो जाने का कारण भी यही है। तीसरा, घोड़े पर सवार बैठा है तथा घोड़ा अचानक दौड़ना आरंभ कर दे तो प्राय सवार पीछे की ओर गिर पड़ता है। इसका कारण भी स्थिर अवस्था का जड़त्व ही है। चौथा, फल लगे पेड़ की डाल को जब हिलाते हैं तो उससे फल गिरने का भी कारण स्थिर अवस्था का जड़त्व है। दूसरा है गति अवस्था के जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह समान वेग से सीधी रेखा में गति करती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। गति अवस्था में जड़त्व के उदाहरण। पहला है, लंबी कूद देखने का आपको अवसर मिला होगा। लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ आता है। कूदते समय जड़त्व के कारण उसके शरीर की सामने वाली गति बनी रहती है, अतः वह अधिक दूरी तक कूदने में सफल होता है। दूसरा है, तेज रफ्तार से चलती हुई बस को ब्रेक लगाकर एकाएक रोका जाता है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण गति अवस्था का जड़त्व है। जब बस गतिशील थी तब यात्री का पूरा शरीर बस के वेग से गतिमान था। ब्रेक लगाने पर यात्री के शरीर का निचला भाग जो बस के संपर्क में था
बस के साथ स्थिर हो जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जो गतिशील अवस्था में था वह गतिशील अवस्था में बना रहता है। अतः ब्रेक लगाने पर बस में बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। वायुयान एवं वाहनों में जहां वेग में एकाएक परिवर्तन होने की संभावना होती है, यात्री सीट बेल्ट लगाते हैं। तीसरा है, जब कोई व्यक्ति चलती हुई गाड़ी, बस या रेलगाड़ी से कूदता है तब मुंह के बल आगे की ओर गिर जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति गाड़ी में था तब उसका पूरा शरीर भी गाड़ी के वेग से गतिमान था। जब वह कूदता है तब उसके पांव जमीन को स्पर्श करते ही स्थिर हो जाते हैं, पर ऊपर का शरीर गाड़ी के वेग से गतिमान रहता है। फलस्वरूप व्यक्ति मुंह के बल आगे की ओर गिर जाता है। इसलिए चलती गाड़ी से कूदते समय उसकी गति की दिशा में कुछ दूरी तक साथ साथ दौड़ना चाहिए, जिससे उसका सारा शरीर गाड़ी की दिशा में कुछ देर तक गतिमान बना रहे। तत्पश्चात थोड़ी देर में वह अपने आप को संतुलित करके सुगमता से रुक सकता है। उचित यही है कि गाड़ी के रुकने पर ही उतरें। जड़त्व तथा द्रव्यमान। सभी वस्तुओं का जड़त्व बराबर नहीं होता है। हमारा अनुभव है कि लोहे व रबड़ की समान त्रिज्या, समान आकार की गेंदों पर बल लगाकर जब उन्हें फेंकते हैं तो लोहे की गेंद के स्थान पर रबड़ की गेंद को फेंकना अधिक आसान होता है। इसी प्रकार पुस्तकों से भरे बैग की अपेक्षा खाली बैग को उठाना आसान होता है। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का समान रूप से प्रतिरोध नहीं करती हैं। वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना अधिक उसका जड़त्व भी होगा। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। संवेग, मोमेंटम। सामान्य वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद को क्षेत्र रक्षक आसानी से पकड़ लेता है। वहीं गेंद से बहुत कम द्रव्यमान की गोली जब बंदूक से दागी जाती है तो किसी व्यक्ति द्वारा गोली को रोके जाने का प्रयास उसके लिए घातक हो जाता है। अतः वस्तु के द्रव्यमान व उसके वेग के गुणनफल से प्राप्त राशि की विशेष सार्थकता है। न्यूटन ने अपने द्वितीय नियम के कथन से संवेग की धारणा को प्रस्तुत किया। गति करती हुई किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। यदि किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान को m तथा वेग को v वेक्टर से व्यक्त करें तो वस्तु का संवेग p वेक्टर इज इक्वल टू m v वेक्टर। केवल परिमाण लेने पर वेक्टर हट जाएगा, p इज इक्वल टू mv। संवेग का भी सदिश राशि है। संवेग का SI मात्रक किलोमीटर, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड होता है। किसी गतिशील वस्तु के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिसमें बल लगाया जाता है। माना कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु का वेग u वेक्टर है। वस्तु पर बल की दिशा में f वेक्टर बल लगाने से t समय पश्चात वेग u वेक्टर से परिवर्तित होकर v वेक्टर हो जाता है। तब प्रारंभिक संवेग p1 वेक्टर इज इक्वल टू mu वेक्टर।
इसे हम समीकरण 9.9 दे देंगे। t समय पश्चात संवेग p2 वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर, इसे समीकरण 9.10। समय t में संवेग परिवर्तन डेल्टा p वेक्टर इज इक्वल टू p2 माइनस p1 वेक्टर इज इक्वल टू m v वेक्टर माइनस u वेक्टर। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो m कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा v माइनस u। अतः संवेग में परिवर्तन की दर इज इक्वल टू m v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन t, न्यूटन के दूसरे नियम से। f वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन t। यहाँ या f वेक्टर इज इक्वल टू k m v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन t। यहाँ k नियतांक है, समानुपाती के स्थान पर k आ जाएगा। यहाँ v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन t वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को बताता है। यह वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है, अतः f वेक्टर इज इक्वल टू के m इंटू a वेक्टर। हम बल के मात्रक को इस प्रकार लेते हैं कि नियतांक k का मान 1 रहे, अतः समीकरण 9.11 में k बराबर 1 रखने पर, तो k बराबर 1 रखेंगे, f वेक्टर इज इक्वल टू m a वेक्टर, इससे समीकरण 9.12। समीकरण 9.12 से बल का मात्रक प्राप्त करते हैं। इस समीकरण में द्रव्यमान एवं त्वरण का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रतिस्थापित करने पर बल F का मात्रक इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बल के इस मात्रक को एक विशेष नाम न्यूटन दिया गया है एवं इसका प्रतीक N है। N इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल मापने की एक विधि मिलती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा किसी बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न त्वरण ज्ञात हो तो हम उस बल को माप सकते हैं। बल के अन्य मात्रक डाइन और पाउंडल हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन तथा 1 पाउंडल इज इक्वल टू 13825.7 डाइन के बराबर है। उदाहरण 9.6। 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? यदि बल को 2 गुना कर दिया जाए तो त्वरण कितना हो जाएगा? हल। इसमें त्वरण पूछा है। वस्तु का द्रव्यमान m इज इक्वल टू 5 kg, वस्तु का उत्पन्न त्वरण a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वस्तु पर आरोपित बल F का मान सूत्र से F इज इक्वल टू ma होता है, तो F इज इक्वल टू m है 5 और a है 10, तो F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। आवश्यक बल का मान 50 न्यूटन होगा। बल को 2 गुना करने पर बल का मान 100 न्यूटन हो जाएगा। अतः वस्तु में अब त्वरण A इज इक्वल टू F अपॉन m। यहाँ F 100 न्यूटन है तथा द्रव्यमान m 5 kg है, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आ जाएगा। उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि द्रव्यमान को स्थिर रखकर
बल को दोगुना कर देने पर त्वरण दुगना हो जाएगा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की गुणात्मक एवं दूसरे नियम से उसके मात्रात्मक मापन की विधि प्राप्त होती है। न्यूटन का तीसरा नियम हमें लगाए गए बलों के बारे में जानकारी देता है। इस नियम से हम दो वस्तुओं पर एक साथ लगने वाले पारस्परिक बलों के संबंध में अध्ययन करेंगे। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु A द्वारा वस्तु B पर लगाया गया बल परिमाण में B द्वारा लगाए गए बल के बराबर तथा दिशा में उसके विपरीत होता है। वस्तु A द्वारा B पर लगाए गए बल को क्रिया यानी एक्शन तथा B द्वारा A पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन कहते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया एवं प्रतिक्रिया के संबंध को बताता है। अतः इस नियम को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं। न्यूटन का यह नियम सर्वव्यापक है। वस्तुएं विराम की अवस्था में हो या गतिशील, वे परस्पर संपर्क में हों या उनके बीच कुछ दूरी मौजूद हो, यह नियम हर दशा में लागू होता है। गति के तीसरे नियम पर आधारित कुछ उदाहरण। पहला है, जब हम भूमि पर चलते हैं या किसी ट्रॉली हाथ के ठेले को धक्का देकर खिसकाते हैं तो हम अपना पेशीय बल लगाते हैं। ध्यान दीजिए, यदि हमें आगे की ओर जाना है तो हम अपने नीचे पृथ्वी की सतह को पीछे की ओर खिसकाने या धकेलने का प्रयत्न करते हैं और पृथ्वी हमारे पैर पर इतना ही प्रतिक्रिया के रूप में विपरीत दिशा में पांवों पर बल लगाती है। फलस्वरूप हम आगे की ओर चल पाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बालू मिट्टी में तथा चिकने फर्श पर चलना कठिन क्यों होता है। दूसरा उदाहरण है, पानी में तैरते समय कोई तैराक आगे बढ़ने के लिए अपने हाथों एवं पैरों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, यानी कि बल लगाता है। इस बल की प्रतिक्रिया ही उसे आगे की ओर धकेलती है। तीसरा उदाहरण, नाव चलाने पर पानी को पतवारों से पीछे की ओर धकेलते हैं। पानी नाव पर एक प्रतिक्रियात्मक बल सामने की ओर लगाता है, जिससे नाव आगे की ओर बढ़ जाती है। चौथा उदाहरण, वायुयान के प्रोपेलर के ब्लेड वायु को पीछे की ओर फेंकते हैं तो वायु द्वारा लगने वाले प्रतिक्रियात्मक बल से वायुयान आगे बढ़ जाता है। पांचवा उदाहरण, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तब गोली पर बल आगे की ओर लगता है, उतना ही बल बंदूक पर विपरीत दिशा में लगता है, परंतु बंदूक का द्रव्यमान गोली की तुलना में बहुत अधिक होने से बंदूक पीछे की ओर बहुत कम वेग से चलती है। बंदूक चलाने वाले के कंधे को झटका अनुभव होता है। छठवां उदाहरण है, जब रॉकेट छोड़े जाते हैं तब रॉकेट के पिछले भाग से गैस अत्यधिक तेज गति से निकलती है और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट पर गैस निकलने के विपरीत दिशा में बल लगने के फलस्वरूप रॉकेट ऊपर उठता है।
हमें यह भ्रम हो सकता है कि यदि प्रत्येक क्रियात्मक बल के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होता है तो फिर वस्तुओं में गति कैसे होती है। ऊपर के उदाहरणों से आप भली भांति समझ चुके हैं कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया के बल बराबर तथा विपरीत होने पर भी एक दूसरे को निष्प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि ये भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। बराबर तथा विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बल केवल तभी एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं जबकि वे एक ही वस्तु पर एक ही सरल रेखा में कार्य कर रहे हैं। उपरोक्त उदाहरणों एवं प्रयोग के आधार पर हमें न्यूटन की तीसरे नियम से निम्न जानकारी प्राप्त होती है। पहला, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। दूसरा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया के बल विपरीत एवं बराबर होते हैं। तीसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, अतएव परस्पर इनका संतुलन संभव नहीं है। संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। माना किसी m द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित बल F वेक्टर के कारण उसका प्रारंभिक वेग संवेग p1 वेक्टर समय t में बदलकर p2 वेक्टर हो जाता है, तो द्वितीय नियम से F वेक्टर इज इक्वल टू p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर अपॉन t। तब F वेक्टर इज इक्वल टू ब्रैकेट हटा देंगे p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर अपॉन t। अब यदि F वेक्टर इज इक्वल टू 0 है तो p1 वेक्टर इज इक्वल टू p2 वेक्टर। इसे हम समीकरण 9.13 दे देंगे, अर्थात संवेग में परिवर्तन शून्य होगा या संवेग का मान सदा नियत बना रहेगा। इसे हम संवेग संरक्षण का नियम या सिद्धांत कहते हैं। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, यदि किसी पिंड या निकाय पर बाह्य आरोपित बल शून्य है तो उस निकाय के संपूर्ण संवेग का संरक्षण होता है, अर्थात समय के साथ संवेग का मान नियत बना रहता है। इसे हम निम्न उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे। पहला उदाहरण है, संवेग संरक्षण के नियम को समझने के लिए हम एक सरल स्थिति पर विचार करते हैं जिसमें केवल दो कण हैं। चित्र 9.15 कांच की दो गोलियां A एवं B जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 एवं m2 हैं तथा प्रारंभिक वेग u1 और u2 हैं। मान लीजिए इन दो गोलियों की सीधी टक्कर होती है। यह टक्कर t समय तक रहती है। माना टक्कर के बाद इन गोलियों के वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाते हैं। यहाँ हम ये भी मान रहे हैं कि इन गोलियों पर कोई बल कार्यरत नहीं है। वेग u1 u2 एवं v1 तथा v2 की दिशा को चित्र में बताया गया है। दूसरा उदाहरण, चित्र 9.16 में B एक विस्फोटक बम है जो आरंभ में विराम अवस्था में है। वेग शून्य होने से इसका प्रारंभिक संवेग शून्य है। अब यदि यह दो भागों में विस्फोट कर जाता है जिसके द्रव्यमान 2:1 के अनुपात में है, तो विस्फोट के पश्चात इनके वेग ठीक एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में इस प्रकार होंगे कि संपूर्ण संवेग विस्फोट के पश्चात शून्य हो जावे। माना बड़े टुकड़े का द्रव्यमान 2m तथा वेग v1 वेक्टर
एवं छोटे टुकड़े का द्रव्यमान m तथा v2 वेक्टर है, तो विस्फोट के पश्चात 2m1 mv1 वेक्टर प्लस mv2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अर्थात m द्रव्यमान का टुकड़ा 2m द्रव्यमान के टुकड़े के ठीक विपरीत दिशा में 2v1 वेक्टर वेग से गति करेगा। गोली A का टक्कर से पहले एवं टक्कर के बाद संवेग क्रमशः m1u1 तथा m2u2 है। अतः गोली A के संवेग में परिवर्तन की दर इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 अपॉन t होगी। इसी प्रकार गोली B के संवेग परिवर्तन की दर m2 v2 माइनस u2 अपॉन t होगी। यदि A द्वारा B पर आरोपित बल F12 है तो B द्वारा A पर आरोपित बल F21 होगा। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F12 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 अपॉन t। F21 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। अब गति के तीसरे नियम से A द्वारा B पर लगाया गया बल B द्वारा A पर लगाए गए बल के बराबर एवं विपरीत होने चाहिए। अतः F12 इज इक्वल टू माइनस F21। F12 m1 v1 माइनस u1 अपॉन t इज इक्वल टू F21 m2 v2 माइनस u2 अपॉन t, या फिर t को हम t से कैंसिल कर देंगे। m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2। अब समीकरण को हल करके m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्राप्त होता है। इसे समीकरण 9.14 दे देंगे। अर्थात टक्कर से पूर्व कुल संवेग इज इक्वल टू टक्कर के पश्चात कुल संवेग। इस प्रकार हम पाते हैं कि दो गोलियों की टक्कर में टक्कर के पहले कुल संवेग तथा टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर होते हैं। अर्थात संवेग संरक्षित रहता है जबकि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अतः यह परिणाम संवेग संरक्षण के अनुसार ही है। फ्रिक्शन। घर्षण से हम भली भांति परिचित हैं। यह बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। हम जानते हैं कि खुरदरी सड़क की अपेक्षा कांच के समान चिकनी सतह पर कोई गेंद अधिक दूरी तक चलेगी। खुरदरी सड़क की अपेक्षा डामर की सड़क पर साइकिल चलाना आसान है। सतह को चिकनी करके घर्षण को कम किया जा सकता है, किंतु घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता है। वायु में गतिशील वस्तुओं पर भी घर्षण कार्य करता है। अब हम दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल की निर्भरता पर विचार करेंगे। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक ईंट को मेज पर रखकर अपनी उंगली से इसे धकेलने का प्रयत्न कीजिए। प्रारंभ में जब बल का मान कम होता है, ईंट नहीं खिसकती है। इस समय ईंट पर लगाया गया बल एवं इस पर लगा घर्षण बल दोनों आपस में संतुलन में तथा एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। जैसे जैसे ईंट पर हम लगाए गए बल को बढ़ाते हैं, घर्षण बल भी साथ साथ बढ़ता जाता है और एक स्थिति में जब लगाए गए बल को एक सीमा से अधिक बढ़ाया जाता है, ईंट खिसकने लग जाती है। उस बल का परिमाण जो ईंट को खिसकने मात्र के लिए पर्याप्त है, अर्थात न इससे अधिक और न कम, सीमांत घर्षण कहलाता है।
सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर के धरातल पर खिसकती हुई चलती है तो दोनों धरातलों के मध्य के घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण तब तक क्रिया करता है जब तक दोनों वस्तुओं को सापेक्ष गति होती है। वस्तु पर से बाह्य बल हटा लेने पर भी घर्षण बल क्रिया करता रहता है। परिणाम स्वरूप वस्तु का वेग कम हो जाता है और अंत में वस्तु विराम अवस्था में आ जाती है। लोटनी घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। ईंट को चित्र में बताए अनुसार 3 या 4 बेलनाकार रोलरों जैसे पेंसिल या लोहे के पतले बेलनाकार टुकड़ों पर रखकर धकेलने पर हम पाते हैं कि इस बार ईंट को खिसकाना आसान है। रोलरों एवं पहियों पर गति करने वाली वस्तुओं की स्थिति में घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। दो समान प्रकार के धरातलों में लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। अतः मशीनों में पहियों और रोलरों का उपयोग करते हैं। वायु एवं द्रव में गतिशील वस्तुओं पर घर्षण। वायु एवं द्रव में गतिशील वस्तुओं पर भी घर्षण बल कार्य करता है। यह घर्षण बल ठोस सतहों की तुलना में कम होता है। उल्काएं जब अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो इनके अधिक वेग होने से वायु के घर्षण के कारण अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और वे चमकने लगती हैं। अधिकतर पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाती हैं। तेज गति से चलने वाले वाहनों, मोटर गाड़ियों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में वायु का घर्षण कम करने के लिए इन्हें विशेष डिज़ाइन का बनाया जाता है जिससे हवा का घर्षण बल कम हो सके। घर्षण का नियंत्रण। घर्षण सदैव दो सतहों के बीच गति का विरोध करता है। घर्षण के कारण मशीनों के गतिमान पुर्जे घिसते रहते हैं और गर्म हो जाते हैं जिससे इन पुर्जों की क्षति होती है। हमें वस्तु को समान वेग से चलाए रखने के लिए घर्षण के निराकरण हेतु आवश्यक बल लगाना पड़ता है। घर्षण को निम्न विधियों द्वारा हम कुछ सीमा तक नियंत्रित कर सकते हैं। पहली विधि है, चिकनी सतहों में घर्षण कम होता है, अतः मशीनों के गतिमान भागों को बहुत चिकने बनाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। दूसरी विधि है, वायु के कारण घर्षण कम करने के लिए मोटर वाहन, रेलगाड़ियों के इंजन एवं वायुयान विशेष डिज़ाइन के बनाए जाते हैं। तीसरी, लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से सदैव कम होता है, अतः मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्राय गतिशील पुर्जों के मध्य स्टील की गोल गेंदें लगा दी जाती हैं। इनको बॉल बियरिंग कहते हैं। साइकिल के पहियों में भी बॉल बियरिंग लगे होते हैं। बॉल बियरिंग से घर्षण कम हो जाता है जिससे ऊर्जा एवं श्रम की बचत होती है। स्नेहक लुब्रिकेंट। घर्षण बल कम करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ भी काम में लिए जाते हैं। इन पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। स्नेहक ठोस, द्रव या गैसीय अवस्थाओं में हो सकते हैं। हल्की मशीनों यथा साइकिल, घड़ियों में स्नेहक के रूप में पतले तेल का उपयोग करते हैं, जबकि भारी मशीनों में गाढ़ा तेल या ग्रीस का उपयोग किया जाता है। जब स्नेहक को दो गतिमान सतहों के बीच में डाला जाता है तो स्नेहक के कण उन सतहों के असमान भागों के बीच चले जाते हैं और दोनों के बीच एक पतली परत बना लेते हैं। गति अब
इन परतों के बीच होती है, अतः घर्षण कम हो जाता है। स्नेहक के रूप में संपीड़ित वायु का भी उपयोग करते हैं। मशीनों के गतिशील भागों के मध्य उच्च दाब पर वायु प्रवाहित की जाती है, जो घर्षण बल को कम करने के साथ साथ मशीनों के धूल कणों को जमने से रोकती है। इसी प्रकार कैरम बोर्ड पर छिड़का पाउडर भी स्नेहक का काम करता है। कैरम बोर्ड खेलते समय उस पर पाउडर डाला जाता है। घर्षण की आवश्यकता। यद्यपि घर्षण बल मशीनों में ऊर्जा का क्षय कर मशीनों की दक्षता कम करता है, परंतु कई स्थितियों घर्षण को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। घर्षण बढ़ाने के लिए माचिस की डिब्बी व तीलियों को खुरदरा बनाया जाता है, जिससे तीलियां रगड़ से आसानी से जल सकें। चलते समय जब हम पांव उठाकर आगे रखते हैं तो दूसरे पांव घर्षण के बल के कारण ही प्रतिक्रिया बल पीछे खिसकने से रोकता है। इसी प्रकार किसी वाहन आदि का पहिया जब आगे बढ़ता है तो पहिया पीछे की ओर बल लगाता है। घर्षण बल के कारण जो प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है वह उस पहियों को पीछे फिसलने से रोकता है, जिससे पहिया लुढ़क कर आगे बढ़ता है। यदि घर्षण बल कम हो, जैसा कभी कभी रेत या कीचड़ में होता है, तो बल लगाने पर पहिया उसी स्थान पर घूमता रहेगा। बालू, मिट्टी एवं कीचड़ में प्राय यह घटना हमको देखने को मिलती है। वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खुरदरे बनाए जाते हैं, जिससे उनकी सड़कों पर पकड़ बढ़ जाती है, जो उन्हें फिसलने से रोकता है। घर्षण बल के कारण ही ब्रेक लगाकर वाहन को रोका जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि जब हमारा पैर केले के छिलके पर पड़ जाता है तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। चिकने फर्श पर चलने में हमें कठिनाई होती है, इसका कारण भी घर्षण है। घर्षण के लाभ एवं हानियाँ। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। पहला लाभ है घर्षण हमें चलने में सहायता करता है। बिना घर्षण के फर्श पर चलना पर हम फिसल कर गिर जाएंगे। दूसरा लाभ है सड़क पर पहिए के वाहनों को चलने एवं घूमने में घर्षण बल सहायक होता है। बिना घर्षण वाहनों को चलना या मुड़ना संभव नहीं होता है। तीसरा, घर्षण के द्वारा ही ब्रेक द्वारा वाहन को रोकना संभव होता है। चौथा, घर्षण के पट्टे या चेन द्वारा मोटर से मशीन को घूर्णन ऊर्जा का स्थानांतरण संभव होता है। पांचवा, किसी दीवार या लकड़ी आदि में कील या पेच घर्षण के कारण ही ठहरे रहते हैं। बिना घर्षण के हम पेन या पेंसिल को हाथ में पकड़ और उससे लिख नहीं सकते हैं। बिना घर्षण के रस्सी में गांठ लगाना या कपड़े बुनना संभव नहीं होगा। घर्षण की हानियाँ। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि होती है। इस कारण मशीन की दक्षता घट जाती है। दूसरा, वाहनों के लगभग 20% इंजन घर्षण बल के कारण अधिक व्यय होते हैं। तीसरी हानि है घर्षण के कारण मशीनी कल पुर्जों में घिसावट या टूट-फूट होती है। चौथी हानि, घर्षण बल के कारण मशीन में उच्च मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जो मशीन की कार्य क्षमता में बाधा उत्पन्न करती है और उसे क्षति पहुंचाती है। प्रणोद एवं दाब। थ्रस्ट एंड प्रेशर। प्रणोद यानी कि थ्रस्ट, किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह के लंबवत लगा हुआ बल
प्रणोद यानी थ्रस्ट कहलाता है। प्रणोद का एसआई मात्रक न्यूटन है। दाब यानी कि प्रेशर वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। दाब इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। दाब मापने का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जो पास्कल भी कहलाता है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। वन पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, लगाया गया बल। दूसरा, सतह का क्षेत्रफल। अगर 2 सतहों का क्षेत्रफल समान हो तब अधिक बल लगाने पर अधिक दाब उत्पन्न होगा। यदि समान बल लगाया जाता है तब अधिक क्षेत्रफल वाली सतह पर कम दाब उत्पन्न होगा। उत्प्लावकता बोयेंसी। लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में नहीं डूबता, लेकिन उतने ही बाहर का लोहा अथवा स्टील चादर के रूप में हो तो वह डूब जाएगी। इसी प्रकार पानी के पृष्ठ पर रखने पर लोहे की कील डूब जाती है तथा कॉर्क तैरता है। इसे जानने के लिए उत्प्लावकता का अर्थ समझना होगा। किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव में छोड़ी गई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उत्प्लावकता कहलाता है। द्रव में वस्तु पर निम्न 2 बल कार्यरत होते हैं। प्रथम, वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, वस्तु का भार नीचे की ओर, तथा द्वितीय, वस्तु पर पानी का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। किसी वस्तु का पानी में डूबना या तैरना उपर्युक्त दोनों बलों के आपेक्षिक मानों पर निर्भर करता है। पहला, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। दूसरा, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु पानी में आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी। तीसरा, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु पानी में पूरी डूबकर तैरती रहेगी। किसी वस्तु के जल में तैरने या डूबने का ज्ञान उस वस्तु के घनत्व से प्राप्त किया जा सकता है। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है तो वह वस्तु जल में तैरेगी। इसके विपरीत, यदि किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है तो वह वस्तु जल में डूब जाएगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक पत्थर के टुकड़े को किसी कमानीदार तुला से लटकाकर उसका भार नोट कर लेते हैं। तत्पश्चात इसी पत्थर को पानी से भरे एक बर्तन में डुबोकर तुला की माप में हुए परिवर्तन को नोट करते हैं। आप देखेंगे कि पानी में डुबोने पर तुला के पाठ्यांक में कमी आती है। यह कमी पत्थर द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होगी। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप में डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। उपयोग, पहला उपयोग है, यह पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। दूसरा उपयोग है, यह जलयानों एवं पनडुब्बियों के डिज़ाइन को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है, दुग्धमापी तथा हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं।
दुग्धमापी दूध की शुद्धता मापने के लिए तथा हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। चौथा उपयोग है पानी में बर्फ का तैरना भी इससे समझा जा सकता है। घनत्व यानी कि डेंसिटी किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। अगर पदार्थ का द्रव्यमान m व आयतन v है तो घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन d इज इक्वल टू m अपॉन v। यहाँ पे घनत्व को d से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से तथा आयतन को v से। घनत्व का SI मात्रक kg पर मीटर क्यूब है। आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी प्राय किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ को आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है। अर्थात आपेक्षिक घनत्व इज इक्वल टू किसी पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। महत्वपूर्ण बिंदु पहला, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका केवल परिमाण होता है और जिनमें दिशा का बोध नहीं होता है को अदिश राशियाँ कहते हैं। दूसरा बिंदु है ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है को सदिश राशियाँ कहते हैं। किसी भी सदिश ए वेक्टर में उसके परिमाण मोड ए वेक्टर का भाग देने से जो सदिश प्राप्त होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। अर्थात ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर। चौथा बिंदु, निर्देश बिंदु से वस्तु की स्थिति में निरंतर परिवर्तन को वस्तु की गति कहते हैं। पाँचवा पॉइंट, यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। छठवां पॉइंट है यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करती है तो वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। सातवां पॉइंट है एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। इन दोनों का मात्रक मीटर पर सेकंड है। आठवां पॉइंट, वस्तु में वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नौवां पॉइंट, वस्तु की एक समान त्वरित गति को 3 समीकरणों द्वारा दर्शाया जाता है। पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 10वां पॉइंट है बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की गत्यावस्था या विराम अवस्था में परिवर्तन लाती है। 11वां पॉइंट है असंतुलित बल वस्तु में गति उत्पन्न करता है। 12वां पॉइंट है वस्तु अपनी विराम अवस्था सरल रेखा के अनुरूप एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। वस्तु द्वारा अपनी विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। 13वां पॉइंट, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपातिक होती है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। 14वां पॉइंट है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के लिए उसके बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है और यह 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। 15वां पॉइंट, घर्षण बल सदैव
वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। घर्षण उन दो सतहों के चिकने या खुरदरे होने पर निर्भर करता है जो परस्पर संपर्क में हैं। घर्षण बल को कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। 16वां पॉइंट, किसी वस्तु अथवा सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल है। 17वां पॉइंट, किसी द्रव में जब किसी ठोस को डुबोया जाता है तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के समान वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। 18वां पॉइंट, यदि किसी ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है तो वह वस्तु द्रव में डूब जाती है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है तो वस्तु द्रव में तैरती